जय हिंद। द मास्टर जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उपनिवेशवाद क्या होता है। आप लोग का पोल साइंस में पार्ट 4 ना लेसन 4 में यही चीज़ का जिक्र किया गया है। क्या उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है ना, भारत में किस प्रकार से उपनिवेशवाद आया था, इसका मैंने आप लोग को परिभाषा सहित बहुत ज़्यादा जानकारी पहला वाला वीडियो में दे चुका था। उम्मीद करता हूँ जो लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो को देख के आइए, फिर इसको देखिएगा। और इसको देख रहे तो भी ठीक ही है, लेकिन उसको देख के आओगे तो और अच्छा होगा कुछ। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, जिसने भी द मास्टर्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। देखिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा बेसिकली क्या होगा, वो उपनिवेशवाद से क्या प्रभाव पड़ता है ना। कोई भी देश में जब उपनिवेशवाद आता है तो उससे उस देश में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग का भारत देश में उपनिवेशवाद हुआ था ना, 7 कंट्री ने भारत में क्या किया था, उपनिवेशवाद किया था, हम लोगों को गुलाम बना। कितने? 7 देशों ने। उसका मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था याद करने का ना, क्या था, पेट कर दे फिश, ये ट्रिक है जी ना, फार्मूला। पेट कर दे फिश ना, पी से क्या, पुर्तगाल, ई से क्या, इंग्लैंड, डी से डेनमार्क ना। इसका कोई अर्थ नहीं था ना। तो अगर देखा जाए इसका भी है, खैर अब इसको बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग पुर्तगाल, इंग्लैंड और डेनमार्क 3 देशों को देख रहे हैं। तो इसी को बताऊंगा। देखिए, 7 देश ने किया था, फ्रांस भी आया था इसमें ना, उसके बाद में स्विट्जरलैंड भी था। लेकिन जो ज़्यादातर प्रभाव पड़ा वो कौन दिया था, इंग्लैंड ने दिया था। हालांकि भारत में सबसे पहले आया था कौन, उपनिवेशवाद का ये करने के लिए पुर्तगाल आया था, लेकिन पुर्तगाल सबसे लास्ट में गया ना। उसके बाद में कौन आ गया, इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड आया और 200 साल तक तो भारत में टिक ही गया था। सबको पता है कि नहीं है उपनिवेशवाद का परिभाषा? जब कोई बाहरी उपमहाद्वीप का कोई दूसरा राष्ट्र मतलब दूसरा देश कोई दूसरा महाद्वीप में आके वहां पे अपना शासन स्थापना करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड वाले क्या एशिया महाद्वीप के थे? नहीं थे ना, एशिया के वो लोग नहीं थे, बाहर के थे। वो लोग भारत में आ गए, सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप में आए। उसके बाद में एशिया में बहुत सारे राष्ट्रों को उन लोगों ने अपना उपनिवेशवाद का शिकार बनाया, उसमें भारत भी एक था। उसके बाद में और था, इंडोनेशिया था वगैरह वगैरह, चाइना भी था, लेकिन चाइना बहुत दिन तक उपनिवेशवाद का शिकार नहीं रहा। चलिए, आज देखते हैं कि उपनिवेशवाद कोई भी देश में आ जाता है तो उससे उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में आया तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या, आर्थिक प्रभाव। क्या है जी सबसे पहला, आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव आप लोग पूछोगे किस प्रकार से प्रभावित होता है। अब तुम ही लोग सोच के देखिए, अब बाहर देश का कोई आएगा भारत में उपनिवेशवाद चलाने के लिए, मतलब अपना गुलामी थोपने के लिए हम लोगों के ऊपर में, हम लोग तो लोग का बन जाएगा क्या, गुलाम। तो हम लोग का आर्थिक रूप से शोषण नहीं होगा, यही चीज़ है ना। मेन कारण है वो लोग बाहर महाद्वीप से अपना एशिया में क्यों आए हैं, आर्थिक चीज़ के लिए ना, पैसा के लिए। अब इस दुनिया में कोई भी आता है क्यों, पैसा के लिए ना। बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही हो गया। इंग्लैंड को देख लीजिए, अपना ब्रिटेन द्वीप को छोड़ के एशिया में आ गया, क्यों, पैसा के लिए। तो इससे भारत का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, प्रभावित हुआ। आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित हुआ, जैसे एक टाइम था ना, बहुत आज से 200-300 साल पहले, नहीं 200 नहीं, बहुत पहले उससे भी, उस टाइम पे कहते थे, सुना था मैं और पढ़ा भी हूँ, कि भारत सोने का चिड़िया था। सोने का चिड़िया का मतलब भारत में कोई चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन अभी के ज़माने में इस टाइप का कुछ है नहीं है ना। आज भारत को कोई सोने का चिड़िया कह सकता है? नहीं कह सकता है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग उपनिवेशवाद के शिकार हुए, और हमारा जितना धन दौलत, पैसा कौड़ी, सोना चांदी, कोहिनूर हीरा, सबको लेके चले गए वे लोग, और हम लोग अभी गरीबी में जूझ रहे हैं। अगर अंग्रेज नहीं आते, उपनिवेशवाद का भारत शिकार नहीं होता, तो इन सभी चीज़ों को लोग ले ही नहीं जाते, और हम लोग अभी आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा आगे होते, थोड़ा के बहुत आगे होते।
तो सबसे पहले क्या प्रभाव होता है? आर्थिक प्रभाव होता है। किस प्रकार से? उपनिवेशित देशों की प्राकृतिक संपदाओं का शोषण होता है और उसके कच्चे माल का दोहन कर विदेशी औद्योगिक राष्ट्र समृद्धि हो जाते हैं। जैसे भारत का कच्चा माल, क्या कच्चा माल का अर्थ होता है कि प्रकृति से डायरेक्टली मिलने वाला कोई भी वस्तु, जैसे मसाला, मसाला भी तो प्रकृति का ही देन है। तो उस मसाला को अंग्रेज ले जाते थे भारत से, उसके बाद में अपना देश में लेके उसको ज़्यादा दाम पे बेचते थे। तो ये एक हुआ। दूसरा कुछ भी जैसे जूट हो गया, पाट हो गया, इन सभी चीज़ों को लेके चले गए वे लोग। तो देखा जाए तो इन सभी चीज़ को अपने देश में लेके चले गए, तो भारत के लिए कुछ बचा नहीं बचा। अपने वे लोग अमीर हो रहे और हम लोग क्या हो रहे थे? गरीब हो रहे थे। तो हमारे कच्चे माल का क्या हुआ? हनन हुआ। ये था एक। और फिर क्या बोले, देखे उपनिवेशिक एक बाजार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे स्थानीय उद्योग व व्यापार नष्ट हो जाते हैं। एकदम सही बात है। जैसे कोई भी राष्ट्र यहाँ पे आते, जैसे इंग्लैंड वाले ही भारत आए थे, वो लोग एक बाजार ढूंढ रहे थे। आप लोग नहीं समझे, मतलब बाजार कहने का अर्थ हो गया वे भारत में आए थे ना। उस टाइम पे इंग्लैंड में 17वीं सदी के टाइम पे औद्योगिक क्रांति हो चुका था ना। 16वीं 17वीं सदी के टाइम पे वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुका था। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल तो उन लोगों का देश में होगा नहीं, क्योंकि इंग्लैंड जो देश है ठंडा महाद्वीप वाला देश है। अब वहाँ पे कच्चा माल होगा नहीं, तो लोग को मजबूरी था कि कोई ना कोई देश को उपनिवेशवाद में रखा जाए, उसको वहाँ पे गुलाम बनाए, फिर वहाँ का जितना कच्चा माल है सबको पकड़ पकड़ के अपना देश लाएं। उसके बाद में जैसे भारत से बहुत सारे चीज़ को ले जाते थे, जैसे वस्त्र बनाने के लिए क्या कपास वगैरह हो गया, मसाला हो गया, इन सभी चीज़ों को अपने देश में ले जाते थे। सपोज डेट आप लोग समझिए, कपास कोई भारत से ले जाते थे, इसके बाद में अपना देश का कारखाना में उसको कपड़ा बनाते थे। अब मशीन से बनता था कपड़ा, जल्दी जल्दी बनता था। अब उन कपड़ों को बेचने के लिए कुछ बाजार तो चाहिए। अपना देश में तो ज़्यादातर लोग मतलब खरीदेगा ही नहीं, तो उन लोगों को क्या चाहिए? बड़ा बाजार चाहिए। तो बड़ा बाजार चाहिए। अब वो लोग बड़ा बाजार कहाँ पे देखेगा? तो उन लोगों ने सोचा कि जहाँ पे हम लोग उपनिवेशवाद बनाए हैं, क्यों ना सामान को वहीं पे बेचा जाए। तो वे लोग भारत में आगे बेचने के लिए ना, कपास हम लोगों का यहाँ से फ्री में ले गया और अपना देश से बना के लाया कपड़ा और हम ही लोग का देश में बेच दिया। अच्छा, इस टाइप का हो रहा है। तो उन लोगों का वस्त्र को भारत वाले खरीद रहे हैं, और जो भारत के जो कारीगर लोग थे उन लोगों को वस्त्र को भारत में कोई खरीद नहीं रहा है। तो उन लोगों का धंधा पानी चौपट हो गया और वो लोगों का धंधा पानी अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के आने से अपना देश का जो धंधा होता है, शिल्प कला होता है, वो सब क्या होता है? प्रभावित होता है, जिसके कारण आर्थिक चीज से इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका हम लोगों ने देखा भी। बात समझ में आ गया? मेरा कहने का तात्पर्य क्या था? तो व्यापार वगैरह नष्ट हो जाता है अपना देश का, और उन लोगों का व्यापार अच्छा चलने लगता है, क्योंकि वो लोग अपना देश का कारखाना में सामान को कपड़ा को मशीन में बनाएगा, और हम लोग का देश में भी सुई धागा से इस प्रकार करके बनाता था। तो सुई धागा से बनाएगा तो थोड़ा उसमें इधर उधर हो जाता है ना, टेढ़ा टेढ़ा इस टाइप का हो जाएगा। और मशीन से बनेगा तो एकदम सॉलिड निकलेगा। तो जो मशीन से बनता था लोगों को बढ़िया लगता था। हमारे ही देश के लोग बोलते थे ये वाला अच्छा है, मशीन से सीधा सीधा बना है, भारत वाला बना है उसको टेढ़ टाढ़, इसको नहीं लेंगे। तो इस टाइप का होता था। तो उन लोगों का हो गया धंधा ऊपर और हम लोग का होगा धंधा नीचे। उम्मीद करता समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या लिखा गया? उपनिवेशी देश में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ते जाता है। अब क्यों नहीं बढ़ेगा बताइए आप लोग? इतना सारा प्रभाव पड़ गया। एक तो हम लोगों का कच्चा माल चला गया कहाँ पे? इंग्लैंड। दूसरा, भारत के जो कारीगर लोग थे, शिल्पकार लोग थे, उन लोगों का धंधा पानी चौपट हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में हो गया औद्योगिक क्रांति और वहाँ से मशीनों में बनने लगा वस्त्र वगैरह। उसके बाद में वही वस्त्र को वो लोग भारत में बेचने आए। भारत वालों को कोई ले ही नहीं रहा है ना। भारत वाले दुकान सुबह 8 बजे खोल के खड़े हैं, वो लोग का एक कपड़ा सेल नहीं हुआ, और वो लोग का मशीनें बन के वो लोग का कपड़ा एकदम धड़ाधड़ सेल होकर खत्म। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसी कारण क्या होता है? गरीबी आता है। अब कोई अपना देश का सामान लेगा नहीं तो उस देश में गरीबी नहीं आएगा? डेफिनेटली गरीबी आएगा। फिर क्या, अगर अपना देश का सामान को कोई नहीं लेगा तो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। हो गए थे हम लोग। उसके बाद में क्या? आर्थिक पिछड़ापन। अब धंधा ही चौपट हो गया तो आर्थिक पिछड़ापन नहीं आएगा? ये भी तो आना है, फिक्स है। बात समझ में आ गया? देखिए जो हेडिंग है ना, जो पॉइंट है एक है,
इकोनॉमी इम्पैक्ट, लेकिन उसका जो गहराई निकल गया, देख रहे कितना लंबा निकल गया गहराई। तो आप लोग का कभी भी आएगा एग्जाम में इसी टाइप से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। आर्थिक प्रभाव पड़ा, अच्छा केवल आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ आर्थिक प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं आगे क्या हुआ है। देखिए हाँ बोला ना राजनीतिक प्रभाव। दूसरा क्या, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। राजनीतिक प्रभाव में आप देखिए, इंग्लैंड वाले भारत के थे नहीं थे, भारत वाले तो भारत के थे। अब हम लोगों का राजनीतिक व्यवस्था कुछ दूसरा था और उन लोगों का राजनीतिक व्यवस्था कुछ दूसरा था। हम लोग को बनाए थे गुलाम उन लोगों ने। अब हम लोगों का राजनीति, हम लोग का पॉलिटिकल जिस टाइप से चलता था उस टाइप से नहीं चला। उन लोगों ने बोला कि आप लोगों का इस टाइप से राजनीतिक व्यवस्था ये खराब है, हम लोगों का राजनीतिक व्यवस्था आप लोग चलाइए। अब वही लोग तो माई बाप बन गया था उस टाइम पे हम लोगों का, तो वही लोग अपना राजनीति भारत में चलाने लगा। उसका ये कारण है कि आज तक वही लोग का ही तो हम राजनीति हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना। हमारा संविधान में, संविधान बना है उसमें 85% तो वही लोग का जो 1935 में जो नहीं बनाया था संविधान, उसी का लिखा गया है, बस 15% उसमें संशोधन किया गया है। तो उसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा देखिए इसको। अच्छा, उपनिवेशित देश की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और विदेशी शक्ति उसके शासन पर कब्जा कर लेते हैं। सही बात है ना, अपना देश का जो राजनीति शक्ति है वो खत्म, और वो लोग जो हम लोग को गुलाम बनाए थे उन लोगों का राजनीतिक शक्ति चालू। समझ में आ गया। अच्छा फिर क्या हुआ, वहाँ की प्रशासनिक संरचना को विदेशी हित के अनुसार ढाला जाता था। सही बात है। अब भारत में जो भी क्राइम होता था भारतीय व्यवस्था के कारण के द्वारा उसको सुलझाया नहीं जाता था। अब भारत में जो लोग आए थे उन लोगों के कारण ही सुलझाया जाएगा। जितना रूल्स होगा, रूल्स चलेगा उन लोगों का, क्योंकि वो लोग हम लोग को गुलाम बना चुके थे, हम लोग का कुछ चलता ही नहीं था। थर्ड क्या है देखिए, उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन का जन्म होता है। ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको छोड़ दो। 3 नंबर क्या है देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। अब देखिए हम लोग का देश में पहले क्या लोग धोती पहनते थे, जीन्स पहनते थे, नहीं पहनते थे। लेकिन अंग्रेज आए यहाँ पे, पुर्तगाल वाले आए भारत में ना, उन लोगों का जो धोती पहनने का तो परंपरा था नहीं, वो लोग जीन्स पहनते थे, अपना यूरोपियन कल्चर वाला कपड़ा पहनते थे, अपना संस्कृति उन लोगों का जैसे था। लेकिन वे जब भारत में आए तो हम लोग ने भी उन लोगों का संस्कृति को फॉलो कर लिया ना। आज आप लोग कहीं हाट में देखे, बाजार में देखे किसी लड़का को, या आप लोग धोती पहन के घूमने देखोगे, साउथ तरफ में होता है इस टाइप का थोड़ा, लेकिन उत्तर भारत में इस टाइप का नहीं दिखने को मिलता है ज़्यादातर। तो क्या है देखिए, स्थानीय संस्कृति परंपराओं और भाषाओं का दमन होता है। सही बात है, मतलब नहीं समझे। जैसे अंग्रेजी भाषा ना, क्योंकि इंग्लैंड वालों की भाषा क्या था, इंग्लिश, और हम लोगों का हिंदी। अब वे हमारे देश में आए, उन लोगों का हम लोग सब कुछ को फॉलो कर रहे हैं, तो भाषा को भी तो फॉलो कर ही देंगे ना। हालांकि उन लोगों को दिक्कत हुआ था, भारत वालों को भाषा के कारण। देखिए इसके बाद में क्या, विदेशी भाषा और संस्कृति थोप दी गई जिससे संस्कृति पहचान को नुकसान हुआ। क्या लिखा गया इसमें, विदेशी भाषा और संस्कृति थोप दी जाती है जिससे संस्कृति पहचान का नुकसान होता है। सही बात है, क्योंकि उन लोगों का हम संस्कृति को हम लोग मानने लगे ना, विदेशी भाषा हम लोगों ने मान लिया। विदेशी भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, और हमारा भाषा हम लोग छोड़ दिया। आज भी देखिए भारत में जो लोग अंग्रेजी बात करता है उन लोग को पूरा वैल्यू दिया जाता है, और जो लोग हिंदी बात करते हैं उन लोगों को थोड़ा उतना भी पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता है ना। ऐसा बात नहीं है, भाषा कोई ये नहीं करता है डिसाइड। अब कोई बंदा है वो अंग्रेजी में करता है और कोई है जो हिंदी में करता है, लेकिन दोनों का समझ सेम है, बस फर्क है तो क्या, भाषा। अब भाषा के कारण तुम उसमें टिप्पा टिप्पणी करना चालू कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या, शिक्षा प्रणाली में उपनिवेशवाद की सोच और विचारधारा का प्रसार होने लगा। जो भारत में शिक्षा प्रणाली था अंग्रेजों के नियम से चलने लगा, ठीक है। हम लोगों का शिक्षा व्यवस्था को समझा नहीं गया, और उन लोगों का शिक्षा व्यवस्था उन लोगों ने हम लोग के ऊपर में थोप दिया, जिसका ये नतीजा है कि इंग्लिश भाषा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग वो लोग का गुलाम है, तो वो लोग जो करवाएंगे हम लोग को मजबूरी में वो लोग का मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानते थे तो RRR फिल्म देखा है, वहाँ पे किस प्रकार से NTR साहब बाइक स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे कैसा 1 लाख मिल जाता था ना उसको, उसी टाइप से हम लोग को भी मिल जाता था उस टाइम पे, ठीक है। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी और का प्रभाव। देखिए कुछ देश में रेलवे, सड़क, डाक आदि का विकास हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य
व्यापारिक शोषण था, ना कि स्थानीय विकास। जैसे प्रौद्योगिक विकास मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। विकास किस टाइप से हुआ? जैसे भारत में जो रेलवे व्यवस्था है अंग्रेजों का देन है ना, लेकिन अंग्रेज भारत में रेल चलाएं, क्या भारत वाला के विकास के लिए चलाएं? गलत बात है। अंग्रेज जो भारत में रेल व्यवस्था को चलाए, भारत में अच्छा अच्छा सड़क वगैरह बनाए, पुल बनाए, अपने फायदे के लिए किए थे। क्योंकि ट्रेन वो लोग इसलिए बनाए क्योंकि उस ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल को रख के अपना देश में भेज सके। अब तुम लोग सोचेगा समुंदर के रास्ते ट्रेन कैसे चला के लेके जाएगा? अब भाई देखिए आप लोग यहाँ पे भारत है ये, चलो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये मान लीजिए ब्रिटेन है ना। अब असम तरफ में कुछ सामान मिल रहा है इन लोगों को, तो यहाँ से यहाँ तक इन लोगों को सामान को पहले ले जाना पड़ेगा पकड़ के। अब पैदल रास्ते ले जाएंगे, गाड़ी के रास्ते ले जाएंगे तो लेट होगा इन लोगों को, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे ट्रेन बना दिया जाए ना। जब यहाँ पे ट्रेन बना देंगे तो सामान को आराम से यहाँ पे ट्रेन से ले जाएंगे, फिर यहाँ पे जो बंदरगाह रहेगा और बंदरगाह से डायरेक्टली कहाँ पे? ब्रिटेन। समझ में आ गया? भारत में रेलवे का स्थापना क्यों किया गया था? भारतीयों का विकास के लिए किया गया था? नहीं किया गया था। भारत में रेल का विकास अंग्रेज अपने फायदे के लिए किए थे। उसके बाद में पुल हो गया ना, ब्रिक्स वगैरह, उन्हें भी वो लोग अपने फायदे के लिए ही विकास किया था। अच्छा, फिर क्या है? तकनीकी विकास और उपनिवेशों के हित में केंद्रीकृत रहा। तकनीकी विकास हुआ, सही बात है। अच्छा, पांचवा का आबादी और जनसंख्या पर प्रभाव। अब बाहर के लोग अपना देश में आ रहे हैं तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ेगा? पक्का बढ़ जाएगा। तो इसका क्या है देखिए। अच्छा, उपनिवेशवाद के चलते कई देश में जनसंख्या विस्थापन, दास प्रथा, जबरन मजदूरी जैसी व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब पहले के टाइम पे ना इंसानों को खरीदा जाता था, दास बनाया जाता। दास का मतलब नौकर। अफ्रीका वगैरह महादेश में क्या करते थे? भारत से बहुत सारे लोगों को खरीद के अफ्रीका में ले जाते थे और वहाँ पे काम करवाते थे। अब तुम लोग कहेगा कि सर अफ्रीका का ही लोगों को वहाँ पे क्यों नहीं करवाते थे? इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि भाग के चले जाते थे। अब भारत से ही कितना आदमी को खरीदेगा लोग पैसा दे के, उसके बाद में उसको भेज देगा कहाँ पे? अफ्रीका। तो दास प्रथा उस टाइम पे बहुत चलता था ना। अब इंसान को खरीदा जाता था पैसा के बलबूते में। तो इस टाइप का होगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में इंसानों का शोषण होने लगा, जबरदस्ती उन लोगों को मजदूरी कराया गया, मतलब कम पैसा में ज़्यादा काम। तो इस टाइप से हुआ जिसके कारण जनसंख्या वगैरह बढ़ने लगा, जनसंख्या डिसबैलेंस हो गया। फिर और क्या दिया गया इसमें? जातीय संघर्ष और नस्लीय भेदभाव बढ़ा ना, मतलब कि जाति व्यवस्था इससे उटपटांग हो गया। जाति व्यवस्था का मतलब छोटा जात बड़ा जात इस टाइप का स्थिति पैदा हो गया। समझ में आ गया? फिर क्या? वैश्विक प्रभाव, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? अब इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो वर्ल्ड लेवल पर भी तो इसका तगड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो क्या लिखा गया देखिए, उपनिवेशवाद ने कई देशों को अपना आपस में टकराव की स्थिति में डाला, जिससे युद्ध और संघर्ष हुए, जैसे प्रथम व दूसरा विश्व युद्ध। तो इससे वर्ल्ड लेवल पर भी एक प्रभाव पड़ता है, जिसका जीता जागता मिसाल क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। वैश्विक शांति संतुलन उपनिवेशवाद के पक्ष में झुका रहा। और कुछ है? चले नहीं है। देखिए हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है परिभाषा में पहला क्लास में मैं समझा चुका हूँ सब चीज़ों को। इसके बाद में उस दिन वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। इसमें मैंने ये बनाया है कि उपनिवेशवाद को प्रवाहित करने वाले क्या कारक होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? आर्थिक प्रभाव। फिर दूसरा क्या था? राजनीतिक प्रभाव। 3 नंबर था सामाजिक प्रभाव। 4 नंबर था प्रौद्योगिक प्रभाव। 5 नंबर था वैश्विक प्रभाव। अच्छा, आबादी वाला था, जनसंख्या वाला छूट गया था ये। तो टोटल देखा जाए तो 6 प्रभाव पड़ा ना। हालांकि इत्यादि प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंस है। आप लोग जब बड़े लेवल पर तैयारी करेंगे उस टाइम पे इसको डीप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।